केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत में डेयरी उद्योग के विकास के अधिक अवसर हैं। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा दूध की पैदावार होती है, उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने डेयरी किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की है। किशन रेड्डी ने आशा व्यक्त की है कि डेयरी किसान इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अधिक प्रगति हासिल करेंगे। किशन रेड्डी ने एमपी लक्ष्मण के साथ हैदराबाद के काचीगुड़ा में BFIL संजीवनी पशु सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। संजीवनी पशु सेवा केंद्र के तत्वाधान में डेयरी किसानों को ये सेवाएं मामूली दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री केटीआर ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के विस्तार अतिरिक्त निवेश की घोषणा का स्वागत किया है। केटीआर ने हैदराबाद में वर्ष 2030 तक अमेजॉन के 36,600 करोड़ रुपए के निवेश पर प्रसन्नता व्यक्त की और जो कि अमेजॉन वेब सर्विस पे एशिया पैसिफिक क्षेत्र का केंद्र है। मंत्री केटीआर ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अमेजॉन वेब सर्विसेज एम्पावर इंडिया इवेंट में दावोस से वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। मंत्री केटीआर ने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना अमेजॉन द्वारा भारी निवेश के साथ डेटा सेंटर का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। केटीआर ने कहा है कि अमेजॉन और तेलंगाना के बीच अच्छे संबंध है और वे कंपनी की विस्तार योजनाओं का पूरा समर्थन करेगी। I am KT Ramarao. I am the Minister for Industry and IT from Government of Telangana. Our vision is to make Telangana a truly global economy and attract investments that have large impact on the local state economy. There is a need to optimize limited resources to ensure sustainable socio-economic growth than ever before. The Government of Telangana is fully aware the role that technology and cloud computing can play to catalyze governments and citizens alike in the pursuit of this goal. Based on this vision, Telangana government's approach and focus is on smart governance with increased accountability, transparency and innovation in government service delivery. As we make Telangana a hub for data centers, we are also working on the infrastructure of the state. We are excited to have AWS's state-of-the-art data centers, and we will continue to offer full support to them as they ramp up their operations. We welcome AWS's commitment to invest approximately 36,300 crores of Indian rupees in the AWS region in Hyderabad, which strengthens Telangana's position as a progressive data center hub in India. We recognize the power of cloud computing, which is why we have collaborated with AWS to improve e-governance, healthcare and municipal operations. सरकारी शिक्षकों की पदोन्नति और तबादले की प्रक्रिया इसी महीने की 27 तारीख से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने राज्य में शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों की समीक्षा की है। सीएम केसीआर के आदेशानुसार शिक्षकों की पदोन्नति और तबादलों के संबंध में मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने बशीरबाग स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय में शिक्षा विभाग के सचिव वाकाटी करुणा, स्कूल शिक्षा निदेशालय देवसेना व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। अधिकारियों को इससे संबंधित प्रक्रिया इसी माह की 27 तारीख से शुरू कर पारदर्शिता से संचालित करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने व्यापक शेड्यूल तत्काल जारी करने के आदेश दिए। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना सरकार राज्य में अंधेपन को रोकने के उद्देश्य से कंट्री वैल्यू कार्यक्रम आयोजित कर रही है। स्थानीय विधायक अहमद बिन और अब्दुल्ला से मुसाराम बाग डिवीजन में स्थापित कंट्री वैल्यू केंद्रों का निरीक्षण किया है। केंद्रों में जिस तरह से आंखों की जांच हो रही है और जिस तरह से चश्मे बांटे जा रहे हैं, उसकी जांच की गई है और डॉक्टरों को कई सुझाव दिए गए हैं। इस अवसर पर यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी रूप से चलाए जा रहे कंट्री वैल्यू कार्यक्रम के दूसरे चरण से दृष्टि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाए। यह अनुशंसा की जाती है कि आंखों की समस्याओं से पीड़ित लोग, चाहे वे बच्चे हो या वयस्क, उनका नेत्र परीक्षण करवाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 30 जून तक कंट्री वैल्यू कार्यक्रम जारी रहेगा और उन्होंने कहा है कि सरकार इसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना सड़क भवन और आवास विभागों से संबंधित वर्ष 2023 से 2024 के बजट प्रस्तावों पर एरा मंजिल स्थित और एडबी मुख्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। पिछले वर्ष के बजट प्रस्तावों, वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के व्यय और बजट प्रस्तावों पर गहन चर्चा की गई है।
इस अवसर पर मंत्री ने उनके सुझाव दिए हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपयुक्त परिवर्तन एवं परिवर्धन कर अंतिम बजट प्रस्तावों को वित्त विभाग को भिजवाएं। सरकार के विशेष मुख्य सचिव सुनील शर्मा, सड़क और भवन विभाग के सचिव श्रीनिवास राजू, विशेष सचिव विजेंद्र बोई और NBENC गणपति रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समीक्षा बैठक में भाग लिया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मातृभूमि से नाता तोड़ने को लेकर सीएम केसीआर की आलोचना की है। गांधी भवन में हुई बातचीत में उन्होंने कहा है कि केसीआर में कोई विचारधारा नहीं है और कहा जाता है कि केसीआर बीजेपी नामक एक ठेका कंपनी के प्रमोटर के रूप में काम कर रही है। यह अजीब है कि सीएम ने खम्मम सभा में कहा है कि वह भाजपा को हरा देंगे और तेलंगाना में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप बीआरएस की पहली बैठक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि MIM और बीआरएस के बीच प्रतिद्वंद्विता है। हुजूराबाद और मुनुकोटु में प्रत्येक स्थान पर केसीआर ने 500 करोड़ खर्च कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पदयात्रा पर प्राधिकरण मंजूरी देगा। उन्होंने कहा है कि वह PCC बनकर कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को प्रोटोकॉल नहीं देना राज्य सरकार की गलती है। कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर के किसी भी समय मध्यावधि चुनाव कराने की संभावना है। सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि राज्य मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे को कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चुनाव से 6 महीने पहले 50% टिकट फाइनल हो जाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें गांधी भवन नहीं बल्कि मैदान में जाना चाहिए। उन्होंने समझाया कि बेरोजगारी की समस्या गंभीर है और हमें जनता के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रभारियों ने भी जिलों में बैठकें करने का सुझाव दिया है और ठाकरे ने उस पर सहमति जताई है। इनके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सांसदीय स्थायी समिति ने तेलंगाना सरकार द्वारा लागू किए गए स्वास्थ्य देखभाल उपायों की प्रशंसा की है। कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर कलिता के नेतृत्व में एक संसदीय समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए हैदराबाद का दौरा किया है। इस मौके पर संसदीय समिति ने मुख्य सचिव शांति कुमार और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। तेलंगाना में लागू किए जा रहे स्वास्थ्य देखभाल उपायों, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। CS शांति कुमारी ने इस अवसर पर सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर हम प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ा रहे हैं। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान चलाया है। बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने मियापुर जमीन घोटाले में रंगारेड्डी के जिलाधिकारी अमोय कुमार के खिलाफ CS से कार्रवाई की मांग की है। रंगारेड्डी जिले के अमोय कुमार ने सर्वेक्षण संख्या 78 से संबंधित जमीन के आवंटन पर पक्षपात करने की आलोचना की है। 8 एकड़ लेने वाले के लिए एक न्याय, 40 एकड़ लेने वाले के लिए दूसरा न्याय है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर अमोय कुमार द्वारा सभी के साथ एक जैसा न्याय किया जाना चाहिए। उन्होंने CS से कहा है कि उनके पत्र को शिकायत पर गौर करते हुए कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन अब हिसाब बदल गया है। भारत ने उस स्थान को पार कर लिया है। विश्व जनसंख्या समीक्षा ने घोषणा की है कि दिसंबर 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से कम 50 लाख ज्यादा होगी। एक अंतरराष्ट्रीय बाजार अनुसंधान फर्म मैक्रो ट्रेडर्स ने भी भारत की वर्तमान जनसंख्या 142.8 करोड़ आंकी है। ये चीन की हाल ही में घोषित आबादी से भी ज्यादा है और इससे स्पष्ट है कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत जनसंख्या में चीन से आगे निकल गया। विश्व जनसंख्या समीक्षा ने घोषणा की है कि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। वर्ष 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 141.7 करोड़ होगी और 18 जनवरी 2023 तक यह संख्या 142.3 करोड़ हो जाएगी। माइक्रो ट्रेंड्स नाम की कंपनी ने भी अनुमान लगाया कि हमारे देश की आबादी 142.8 करोड़ हो चुकी है। ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन की आबादी पिछले 60 सालों में पहली बार घटी है। वर्तमान में चीन की जनसंख्या 141.2 करोड़ है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में भविष्यवाणी की है कि भारत
वर्ष 2023 के अंत तक चीन की आबादी को पार कर जाएगा। विश्व जनसंख्या समीक्षा से पता चला है कि भारत पहले ही इस रिकॉर्ड को पार कर चुका है। चीन ने घोषणा की है कि घटती जन्म दर के कारण हाल के दिनों में पहली बार उनकी जनसंख्या में कमी आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने 17 जनवरी को कहा है कि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के अंत तक उनके देश की जनसंख्या में 8,50,000 की कमी आई है। वर्तमान में वहां की कुल जनसंख्या 141.18 करोड़ आंकी गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने भविष्यवाणी की है कि भारत वर्ष 2023 के अंत तक इस रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगा और ऐसा लगता है कि भारत पहले ही इस रिकॉर्ड को पार कर चुका है। वर्ष 2050 तक संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या लगभग 167 करोड़ तक पहुंच जाएगी। चीन की जनसंख्या वास्तव में घट रही है। हमारे देश में यह हर समय बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 8 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या वर्ष 2050 तक सालाना बढ़ेगी और वे हैं भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, कांगो, मिस्र, एथियोपिया, नाइजीरिया, तांजानिया। दुनिया की आबादी भी हाल ही में 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि 15 नवंबर 2022 को एक बच्चे के जन्म के साथ जनसंख्या 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 74 में जहां दुनिया की आबादी 400 करोड़ थी, वहीं 48 साल में दुगनी होकर 800 करोड़ हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण चिकित्सा सहित कई क्षेत्रों में मानवता द्वारा की गई प्रगति के कारण अकाल मृत्यु में कमी और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों की औसत आयु 28.7 वर्ष है, जबकि चीनी नागरिकों की औसत आयु 38.4 वर्ष है। जापान में यह 48.6 साल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत 30.3 साल है और इसका मतलब है कि भारतीय की औसत उम्र अंतर्राष्ट्रीय औसत से कम है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की संख्या 68% होगी। जहां 15 से 29 साल की उम्र 27% है, वहीं 65 साल से ऊपर के लोग हमारे देश की आबादी का सिर्फ 7% है। 10 से 19 साल की आबादी 25.3 करोड़ है। भारत दुनिया में किशोरों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भी है। यह माना जाता है कि भारत वर्ष 2030 तक बड़ी युवा आबादी वाला देश बना रहेगा। तो भारत सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत कई श्रेणियों में दुनिया में दूसरे या तीसरे स्थान पर है। इसी क्रम में नवीनतम सर्वेक्षण संस्थाएं यह प्रकट करती है कि जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि अपने देश की बढ़ती आबादी को पूरा करने के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती नौकरी और रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। जैसा कि देश कृषि क्षेत्र में रोजगार से दूर जा रहा है, यह सुझाव दिया जाता है कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सुधार किया जाना चाहिए और यह याद दिलाया जाता है कि देश की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। हर साल लाखों युवा कार्यबल बनते हैं और उन्हें नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाने की जरूरत है। बीआरएस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। सांसद बडुगुला लिंगिया यादव ने विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता बनने की कोशिश के लिए बीआरएस की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह गायब हो गई है। बडुगुला लिंगिया यादव ने साथ रूबरू होने पर कहा है कि अपने नेता सीएम केसीआर के विशाल अनुभव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी के रूप में माणिकराव ठाकरे ने आने के साथ ही तेलंगाना में अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ शिकायतें शुरू हो गई हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का पर कई आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता बक्कर जटसन ने एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता तारिक अनवर,
राज्य मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे और अन्य को मेल के माध्यम से शिकायत की है। शिकायत में यह कहा गया है कि कांग्रेस के कई नेता वैचारिक रूप से तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी और भ्रष्ट मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ लड़ रहे हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्का जो सीएलपी के नेता हैं, करीबी संबंध बनाए हुए और घूम रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हम एआईसीसी द्वारा बुलाए गए कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। हम बीआरएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आखिरकार हम पुलिस मामलों का भी सामना कर रहे हैं। सांसद आर कृष्णैया ने बीसी एससी एसटी की लंबित छात्रवृत्ति तत्काल जारी करने की मांग की है। पूर्व में वायस राजशेखर रेड्डी शुल्क प्रतिपूर्ति के कार्यान्वयन के साथ कई छात्रों को एक ही विधि का पालन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्य में छोटे बच्चों को 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आर कृष्णैया अम्मा ओडी योजना को तेलंगाना में भी लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी राज्य में जहां घाटे का बजट है, वहां 32 लाख लोगों के लिए 80 गज में घर बन रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में 60 गज में घर बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि लोगों द्वारा चुकाए गए करों से वे लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी चीज़ों पर अनावश्यक खर्च कर रही है। फॉर्म फॉर गुड गवर्नेंस ने सचिव एम पद्मनाभ और रेड्डी ने अनुरोध किया है कि राज्य के बजट वर्ष 2023 से 2024 के विकास में और फंड आवंटित किया जाए। राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव को पत्र लिखा है। कैंग वर्ष 2021-2022 की वित्तीय रिपोर्ट में तेलंगाना सरकार पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम कर रही है, जिसका असर राज्य के दीर्घकालिक विकास पर पड़ेगा। शैक्षिक मानकों की जांच करने वाले संस्था सर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में स्कूली शिक्षा वर्ष 2012 के मानकों से नीचे गिर गई है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों रिपोर्ट राज्य द्वारा शिक्षा और चिकित्सा के प्रति दिखाए गए समर्थन को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि चूंकि शिक्षा विभाग को आवंटित बजट शिक्षकों के वेतन के लिए पर्याप्त था, इसलिए स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया और उनमें से कई जर्जर हो गए हैं। कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन में बम की धमकी से अफरा तफरी मची। अज्ञात लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया कि ट्रेन में बम रखा गया है। इससे सतर्क हुई पुलिस ने तुरंत कृष्णा एक्सप्रेस को मोलाली में रोक दिया और गहन तलाशी ली है। बम की धमकी की कॉल मिलने के बाद डॉग स्क्वाड सुरक्षा बलों के साथ जांच की है। इस बीच कृष्णा एक्सप्रेस मोलाली से थोड़ी देर में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। इस पृष्ठभूमि में सतर्क अधिकारी सिकंदराबाद स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड सुरक्षा बलों की जांच की है। अब इस घटना की पूरी जानकारी पता नहीं चल पाई। तेलंगाना सरकार के महत्वाकांक्षी कंटी वेल्गो कार्यक्रम का दूसरा चरण दूसरे दिन जारी रहा है। राज्य भर में 1500 कैंप लगा चुके अधिकारियों ने बताया है कि दूसरे दिन 2.14 लाख लोगों की जांच की गई है। बताया जाता है कि परीक्षा उपरांत 53,719 लोगों को चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि अन्य 38,000 लोग को चश्मे की जरूरत है। इस बीच पहले दिन राज्य भर में 1,500 शिविर लगाए गए और 1.60 लाख लोगों की आंखों की जांच की गई। 37,000 जरूरतमंद लोगों को चश्मे वितरित किए गए और उन्होंने कहा है कि अन्य 33 लोगों को चश्मे की जरूरत है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि पुलिस की नौकरी पाने के इच्छुक गर्भवती महिला इस माह की 31 तारीख तक गारंटी पत्र जमा करा दे और अंतिम परिणामों में अहता प्राप्त करने वाली और पुलिस की नौकरियों के लिए चयनित होने वाली गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा है कि वे अंतिम परिणाम की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक परीक्षा में भाग लेने का आश्वासन दें। कई गर्भवती महिलाओं ने शारीरिक जांच को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस भर्ती बोर्ड ने गर्भवती महिलाओं को कुछ छूट दी है। वर्तमान में चूंकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शारीरिक फिटनेस टेस्ट के अर्हता प्राप्त करना कठिन है, जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, उन्हें अंतिम लिखित परीक्षा में सीधे भाग लेने का अवसर दिया जाता है। अन्य सभी उम्मीदवारों को अंतिम लिखित परीक्षा में तभी मौका दिया जाता है जब वे प्रारंभिक और शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होती है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बेटे और टीएजीएफ चेंबर्स कमेटी के अध्यक्ष पीवी प्रभाकर राव ने कहा है कि मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना पत्रकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वह लोगों के लिए एक अच्छा नेता चुनने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सेतु बने। टीएजीएफ के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर तनुगुल्ला
जितेंद्र राव ने हैदराबाद पीवी ग्लोबल फाउंडेशन में DAGF संघ की बैठक का संचालन किया है। इस मौके पर पीवी प्रभाकर राव ने मीडिया से नैतिकता से निपटने को कहा, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा है कि वह यूनियन के सदस्यों का हर तरह से समर्थन करेगी। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है। DGP अंजनी कुमार सहित 13 कैडर आवंटन को लेकर हुए विवाद पर हाईकोर्ट ने सुनवाई इस माह की 27 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी है। पूर्व CS सोमेश कुमार के तेलंगाना कैडर को रद्द करने हुए निर्णय दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी है। प्रधान न्यायाधीश उज्जवल भुइया की पीठ ने स्पष्ट किया है कि संबंधित पीठ DGP अंजनी कुमार सहित 13 कैडर आवंटन की विवाद याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और इस महीने की 27 तारीख तक जांच स्थगित कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आवंटन को चुनौती देते हुए 13 अधिकारियों ने पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है और कैट ने वर्ष 2016 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया। वर्ष 2017 में केंद्र स्थित DOPT ने कैट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। हाईकोर्ट ने हाल ही में सोमेश कुमार की याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उन्हें आंध्र प्रदेश जाना है। इस महीने की 27 तारीख को होने वाली सुनवाई के दौरान 13 अधिकारियों की किस्मत का फैसला होने की संभावना है। चंद्रयान गुट्टा पुलिस स्टेशन की सीमा पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। अली बाइसा ने सुलेमान बोम पर चाकू से हमला कर दिया और उसके दाहिने पैर व बाएं हाथ पर वार किया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। दोनों हमलावरों की पहचान पुलिस ने राउडी शीटर के रूप में की है। चंद्रयान गुट्टा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।